स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आचार्य में। आज आपके लिए लाए हैं समाज विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में ट्रेंड करते हुए आपको नज़र आएंगे। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। मारी ऑन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? आपको बताना है पहला क्वेश्चन, मारी ऑन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस, रूस, इटली या जर्मनी? बताइए किस राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो जो मारी ऑन थी वो फ्रांस के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। ये क्वेश्चन आपको दिखेगा आपके एग्जाम में और आप ऑप्शन ए फ्रांस लगा के आ जाइएगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में हमने 4 भागों में बांटा है, उसमें 5-5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से लिए गए हैं, सामाजिक के जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपना। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? आपको बताना है। 1800 पहले ये बताइए, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1830 में, आप याद रखिएगा। किस प्रकार का शासन हुआ? निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र 1830 की क्रांति के बाद स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? आपको बताना है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। क्या 1688, 1707, 1788 या 1807? बताइए किस वर्ष पारित हुआ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्ट ऑफ यूनियन 1888 में पारित हुआ। तो आप ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सन वाले क्वेश्चन, जिसमें कि आपको सन पूछेगा, 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आज का। सेंडायो के युद्ध में किसकी पराजय हुई, यानी कि किसकी हार हुई? परसा की, सर्डिया की, ऑस्ट्रेलिया की या नेपल्स की? तो जो सेंडायो का युद्ध हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया की हार हुई, यह आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? कौन सा युद्ध है था जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया, सेडाओ, परसा या सीडान? तो जो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ वो हुआ था सीडान के युद्ध के बाद, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन है? ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो जो बता दूं, बिहार में बहुत ही कम वन का फैलाव है, वो है 5%। और सबसे ज़्यादा जो भारत में वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश में। ये भी याद रखना है, आपको आ सकता है एग्जाम में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन का स्तर है? आ गया, क्या कह रहे, जानते हो उसे? ये अभी बताया मैंने। अजी वो तो आसान है, अभी बताया ना, आसान है, यानी कि एमपी, मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वनों का विस्तार है, याद रखिए आप। अजी हमें सब पता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू या स्वामी विवेकानंद? तो मैं बता दूं, पंडित नेहरू जी ने देश को बांधों का मंदिर कहा था। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग आएगा इस बार, 100% कन्फर्म है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थलीय मुद्रा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मुद्रा, मरुस्थलीय का मतलब होता है रेतीला। आपको पता है रेतीला, पता जी हमें, वहाँ ऊँट चला है, ऊँट चला है, यानी कि राजस्थान।
मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाई जाती हैं, ये याद रखिएगा। पता था जी ये तो। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? आपको बताना है किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। रटलेज, लैंडबर्ट, ब्रुंटलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो जिसने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी वो थे ब्रुंटलैंड कमीशन। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इकोनॉमिक्स से। आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी होगी। लगभग हर क्वेश्चन से समान, हर सब्जेक्ट से समान क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको ये याद रखना है। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? सत्ता की साझेदारी अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, मतभेदों में वृद्धि, समुदाय के बीच टकराव में कमी, निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब। तो जो सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ होता है वो होता है सामाजिक माध्य में टकराव की कमी। समुदाय में टकराव की कमी होती है अगर सत्ता में सबकी साझेदारी हो। एक उस समुदाय से हो, एक उस समुदाय से हो और सबकी साझेदारी हो तो माध्य में टकराव की कमी होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? कौन से शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी है? तो यह मंचटेम के रोक लगा दी गई है, याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी है, आसान है क्वेश्चन, कर देंगे आप। फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया जी दिल्ली। तो भारत की जो वित्तीय राजधानी वो है मुंबई। आप दिल्ली मत लगाइए, मुंबई इसका राइट आंसर होगा। गलत कर देते हम तो। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्न में से कौन सा सही है? बहुसंख्यक सीली भाषी के हितों का अनदेखी का प्रयास, अल्पसंख्यकों की प्रभुत्ता कायम रखने का प्रयास, श्रीलंका सरकार की नीतियों द्वारा सिंगली भाषा बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास, या संघीय शासन पद्धतियाँ बनाकर सभी अक्षेत्रों के हितों का ध्यान। तो श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित है वो है श्रीलंका की सरकार की नीतियों द्वारा सिंगली भाषा की वर्चस्व को कायम रखने का प्रयास, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? भारत, श्रीलंका, बेल्जियम या चिली। अलग अलग भाषा बोलने के आधार पर तो जो ये अधिकार दिया गया है यह बेल्जियम के लोगों को दिया गया है, वहाँ के नागरिकों को दिया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ज्योग्राफी से। भूकंप की सतह पर पहुंचने वाली पहली तरंग कौन सी है? बताइए, भूकंप की सतह पर पहुंचने वाली पहली तरंग कौन सी है? PSLT। तो जो भूकंप की सतह पर पहुंचने वाली पहली तरंग है वो है P, उसके बाद S, फिर L, फिर T, यानी कि ऑप्शन ए P राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है यह सभी माध्यमों में चल सकती है, ये भी आप याद रखिए। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थिति केंद्र को क्या कहा जाता है? अगर भूकंप के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र यानी कि सेंटर को क्या कहा जाता है? तो सीधी सी बात है, हम उसे अधिकेंद्र, यानी कि आपने सुना होगा ना कि भूकंप का सेंटर वह शहर था, तो इसलिए सेंटर यानी कि अधिकेंद्र कहते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? सेम क्वेश्चन है, पता लग गया जी, तो हम होशियार हो गए हम यहाँ तक आप तक। तो ऑप्शन सी अधिकेंद्र। घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं है, वही पूछेगा बार बार, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है? बताया मैंने, P है, L है, S है, तो कौन सी नहीं है? O नहीं है जी, ये लड्डू सा नहीं है, O। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, इसने पूछा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को कितने भूकंप के हिस्सों में बांटा गया है? भारत
को कितने भूखे में क्षेत्र में बांटा गया है, आपको ये बताना है। 4, 3, 5, 7। तो आप ये याद रखेंगे 5, भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको और वीडियो कैसी चाहिए और किससे संबंधित चाहिए। हम ऐसे ही बहुत ही कम समय में आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।